कक्षा 11वीं भौतिक। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को उपग्रहों की गति के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं इस लेसन में क्या चीज दिया हुआ है। तो सबसे पहले आता है पलायन वेग। क्या होता है पलायन वेग? वह न्यूनतम वेग होता है जो पृथ्वी पर किसी वस्तु को देने पर वस्तु वापस नहीं आती। अर्थात पहले हम किसी वस्तु को अगर फेंकते हैं ऊपर की तरफ तो क्या होता है कि पृथ्वी से, मान लिया कि ये पृथ्वी है आपकी, पृथ्वी से वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो ये बेचारी ऊपर से जाकर के वापस आ जाती है लौटकर। फिर थोड़ा सा और ज्यादा फेंकिए तो थोड़ा सा और ज्यादा जाकर के वापस जाएगी। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि ये वापस नहीं आती है, अनंत को चली जाती है। तो वह न्यूनतम वेग जिससे किसी भी ग्रह पे वस्तु वापस ना आए उसको हम कहते हैं पलायन वेग। तो यही परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है, देखिए। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है, कम से कम वेग है, जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है और पृथ्वी पर कभी भी वापस नहीं लौटती है। इसे वीई से प्रदर्शित करते हैं और इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो हो जाएगी 1/2 mv²। और जो स्थितिज ऊर्जा होती है, वास्तव में इसकी स्थितिज ऊर्जा के बारे में जो हमने पढ़ा था, v बराबर कितना था, माइनस का g था, m था, n स्मॉल m था और क्या था यहाँ पे r था। कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी तो वो पलायन ऊर्जा कहलाएगी। पलायन ऊर्जा, ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी? यही जो माइनस की है तो माइनस ये जी एम एम अपॉन आर के बराबर, यानी कि ये हो जाएगा कैपिटल जी एम स्मॉल एम अपॉन आर। ये होती है पलायन ऊर्जा। तो पलायन ऊर्जा और ये जो गतिज ऊर्जा है इसके लिए ये दोनों बराबर करके इस व्यंजक को हम निकालते हैं। लेकिन सबसे पहले हम पलायन ऊर्जा को भी निकालने का प्रयास करेंगे। किस तरीके से निकालते हैं वो भी हम देखते हैं पहले। चलिए देखते हैं कैसे क्या हुआ इसमें। ये है पलायन वेग के लिए व्यंजक है। मान लो पृथ्वी का द्रव्यमान m और त्रिज्या कैपिटल R है, तब इसकी सतह पर स्मॉल m द्रव्यमान के किसी पिंड का गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, जैसा कि मैंने बताया अभी, माइनस का कैपिटल G m स्मॉल m अपॉन कैपिटल R। जब पिंड को पृथ्वी की सतह से अनंत तक फेंका जाता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, यानी गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिससे पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब क्या दिया गया है? पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में वृद्धि, पिंड पर की स्थिति ऊर्जा माइनस पृथ्वी की सतह पर पिंड की स्थिति ऊर्जा, ये निकाल दी गया, डेल्टा यू आ गया। ये वही सूत्र है जो पलायन ऊर्जा के लिए बताया गया था। ये तो आपको सिंपल है बताया गया, लेकिन पलायन ऊर्जा का व्यंजक भी बच्चों आता है निकालने के लिए, इसलिए पलायन ऊर्जा का पहले हम देखते हैं निकलती कैसे है पलायन ऊर्जा। सब कुछ तो यही रहेगा, बस हम अपने व्यंजक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। पलायन वेग के लिए मैंने सूत्र पीछे बता दिया था, 1/2 mve² था, जहां ve क्या था? पलायन वेग था। तो ये तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम पलायन ऊर्जा का व्यंजक देखते हैं। तो मान लिया ये पृथ्वी है, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M और इसकी त्रिज्या कैपिटल R है और ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, कोई वस्तु फेंकी जा रही है। मान लिया किसी समय वो P पर होती है और dx दूरी तय करती है और ये x, केंद्र से इसकी दूरी x है। तब किया गया कार्य जो है W बराबर R से लेके अनंत तक और कैपिटल G m स्मॉल m अपॉन x² dx। ये बल गुणा डिस्टेंस मतलब है बल गुणा विस्थापन से। W बराबर आप पढ़ते ही रहते हो, F इंटू dx है और ये F ये है R से लेकर के अनंत तक के लिए, और F का न्यूटन के सार्थी गुरुत्वाकर्षण सूत्र से पढ़ा है आपने, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x²। ये मान इसमें हमने रख दिया है। अब चलो इसको हल करना चालू करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल G है, M है, स्मॉल m ये तो बाहर आ जाएगा और ये कैपिटल R हो जाएगा, से लेके अनंत तक रहेगा और x की पावर -2 और dx हो जाएगा। चलिए समाकलन कर लेते हैं इसका। कैपिटल D है, कैपिटल M है, स्मॉल m है। इसको करेंगे तो ये माइनस का 2 प्लस का 1 हो जाएगा और बट्टे में माइनस का 2 प्लस का 1 हो जाएगा और लिमिट हमारी इधर आ जाती है R से लेकर के अनंत तक। ये कैपिटल R है बच्चों, ये अनंत हो जाएगा। तो ये आ गया कैपिटल G M स्मॉल m अपॉन, अभी कुछ नहीं आएगा, यहाँ से माइनस का 1 बच जाएगा, इस माइनस 1 को इधर ले आ रहा हूं और ये हो जाएगा 1 अपॉन x और लिमिट आ जाएगी अनंत से लेकर के R तक।
ये कितना आ जाएगा देखते हैं इसको। माइनस का हो गया ये हो जाएगा जी एम स्मॉल एम, इसमें रख दीजिए तो कितना हो जाएगा। लिमिट जो है आपकी ध्यान रखना आर से अनंत तक है, तो पहले अनंत रखा जाएगा एक्स के स्थान पे, 1/अनंत, और ये 1/आर हो जाएगा। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये तो 0 हो जाएगा, और माइनस का 1/आर हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों क्या होता है, 1/अनंत का मान 0 होता है, तो ये भी आपको लिखना है। तो ये माइनस और माइनस इसको प्लस कर देगा, तो कितना आ जाएगा, कैपिटल जी आ जाएगा, कैपिटल एम आ जाएगा, स्मॉल एम आ जाएगा, और ये आर हो जाएगा। ये डब्ल्यू का सूत्र आ गया। इसका मतलब पलायन ऊर्जा कितनी आ गई, पलायन ऊर्जा जो है वो आ गई आपकी, कैपिटल जी आ गया, कैपिटल एम आ गया, स्मॉल एम और बटे में आर आ गया। और गतिज ऊर्जा के लिए ये मैंने सूत्र लगा के दिया था, और गतिज ऊर्जा इसकी थी क्या थी, गतिज ऊर्जा निकाली थी हमने, वो कितने थी, ये थी 1/2 mve का स्क्वायर। ये दोनों ऊर्जाएं बराबर जाएंगी, तो गतिज ऊर्जा बराबर पलायन ऊर्जा, तो दोनों का रख देंगे सूत्र, तो ये हो जाएगा 1/2 mve स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये कैपिटल जी है, कैपिटल एम है, स्मॉल एम है, बटे में आर है। तो ये m से तो m कट जाएगा, 2 उधर पहुंच जाएगा, तो ve का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 कैपिटल जी m अपॉन आर। अब क्या करना है, इसको r से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, r से जब हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे, या पहले इसको सूत्र को ले लीजिए, तो ve बराबर हो जाएगा √2g कैपिटल m अपॉन आर। ये वास्तव में सूत्र आ गया, इसका सूत्र तो यही है। इसी सूत्र को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, जरा देखते हैं इसमें क्या है। अब क्या कर रहे हैं हम, ये वीई बराबर आ गया 2 कैपिटल जी एम अपॉन आर, ये हो जाएगा √2 कैपिटल जी एम अपॉन इसको आर स्क्वायर, और इसको कैपिटल आर कर दीजिए, गुणा कर दिया हमने। लेकिन चूंकि जी बराबर जो होता है, स्मॉल जी बराबर कितना होता है, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, मान रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 2GR हो जाएगा ये, और ये अंडर रूट हो जाएगा। तो ये पलायन वेग के लिए सूत्र आ गया आपका। अब यदि पृथ्वी की सतह पर निकालते हैं, यदि पृथ्वी की सतह पर लें तो क्या होगा, तो इसमें G का मान तो 9.8 हो जाएगा, और कैपिटल R जो है वो 6400 किलोमीटर होती है, 6400 है बच्चों, ये 6400 किलोमीटर होती है त्रिज्या ये। तो 6400 को बदलेंगे तो 6400 और गुणा 10 की घात ये 3 मीटर हो जाएगा, या इसको कर दिया 6.4 इंटू 10⁶ मीटर हो जाता है। ये मान इसमें रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये वीई बराबर हो जाएगा 2 गुणा 9.8 और गुणा 6.4 गुणा 10 की घात 3, और इसका है अंडर रूट, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये जो भी कुछ आएगा गुणा भाग करके जो है ये 11.2 गुणा 10 की घात 3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, या इसको कहते हैं 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये इतना वेग पृथ्वी पर होता है, अगर किसी भी वस्तु को इतना वेग मिल जाए तो वो वस्तु पलायन कर जाती है, पृथ्वी पर वापस लौट करके नहीं आती है। यही आपको यहाँ देखो दिया हुआ है, ये एक व्यंजक अलग से आता है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग की गणना कीजिए, ये सब चीजें आपको पता होगी। पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान आपको पता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और कैपिटल आर का मान 6.4 इंटू 10⁶ मीटर होता है। अब वीई का सूत्र हमने बताया ही था अभी आपको, वीई बराबर था √2GR, ये सूत्र मैंने अभी बताया था आपको, इसमें मान रख करके दिखाया था। तो वीई बराबर √2 इंटू 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10⁶, ये सब गुणा भाग करने के बाद 11.2 गुणा 10 की घात 3 मीटर प्रति सेकंड आएगा, या इसको हम कहेंगे 11.2
किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये सूत्र के साथ साथ इसका मान भी आपको याद रखना है। पृथ्वी की सतह पर यदि किसी भी वस्तु को इतने वेग से फेंका जाएगा तो वस्तु वो वापस नहीं आती है। राइफल की जो गोली होती है, राइफल की गोली का वेग क्या होता है, ये ज्यादा होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से, इसीलिए वो पृथ्वी पर वापस नहीं आती है। तो ये भी आपको बच्चों याद रखना है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं जरा। अब जरा लेते हैं सामान्यतः चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग। ध्यान रखना बच्चों, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग। चंद्रमा पर जो है आप लोगों ने पहले पढ़ा था, जी का मान जो होता है वो पृथ्वी के जी के मान का 1/6 भाग होता है, यानी जी का मान वहां पर 1.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। आर जो है उसका ये होता है 1.74 × 10⁶ मीटर। अब हम समीकरण से लगाते हैं सूत्र। पलायन वेग की समीकरण होती है v बराबर √2gr, जिसमें 2 रख दिया सेम, g का मान 1.7 और 1.74 × 10⁶ इसकी त्रिज्या। इनकी गुणा भाग करने के बाद 2.43 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड आता है निकल करके। तो ये जो है इसको किलोमीटर में बदल दिया गया, तो 2.43 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग जो है कहां पर आया, ये चंद्रमा पर आया। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान रखना, चंद्रमा पर जो है गैसों का जो अणु होता है, गैस के अणु का VRMS जो निकालते हैं, VRMS सामान्य ताप पर ये होता है 2.5 के आसपास, 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। और यही कारण है कि ये वेग ज्यादा हो गया और ये वेग कम हो गया, यानी चंद्रमा की सतह पर क्या होगा, कोई भी कण होगा, यानी कोई भी वायु का कण होगा, वो कितने मीटर प्रति सेकंड का वेग तो पहले ही प्राप्त करके रखेगी, तो क्या होगा, पलायन कर जाएगी। इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, यानी इसका मान कम हो जाता है। ये अगर कम हो गया तो वस्तु वहां पर टिकेगी नहीं। इतने से अगर ये ज्यादा होता है यहाँ पर मान, तो ये नहीं होता। पृथ्वी पर चूंकि ये ज्यादा है और इन्हीं सब चीजों से ज्यादा आता है, सघन वायुमंडल का होना भी इसी कारण होता है। वहां पर पलायन वेग का मान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कोई भी कण पलायन नहीं कर पाता। तो ध्यान रखना बच्चों इसको भी कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है, इसकी हम चर्चा आगे भी करेंगे। चलिए आगे देखते हैं पलायन वेग का महत्व क्या है, वही मैं समझा रहा था। वहां पे जिन ग्रहों पर प्राय ग्रह छोटे होते हैं, जैसे कि बुध मंगल आदि पर, पलायन वेग का मान गैसों के माध्य तापीय वेग या चाल के मान से कम होता है। गैसों के अणु उस ग्रहों से पलायन कर अंतरिक्ष में चले जाते हैं, अतः उन ग्रहों पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। जो छोटे ग्रह होते हैं उन पर नहीं पाया जाता है। इनके विपरीत जिन ग्रहों पर पलायन वेग का मान गैसों के माध्य तापीय वेग के मान से अधिक होता है, वहां से गैसों के अणु पलायन नहीं कर पाते हैं, अतः उन ग्रहों पर सघन वायुमंडल पाया जाता है। ये मैंने पीछे ही बताया था, भी सघन वायुमंडल पाया जाता है। अब ये एक और वही बताया था मैंने आपकी, चंद्रमा पर वायुमंडल का ना होना। चंद्रमा पर पलायन वेग जो है मैंने अभी निकाल के दिखाया आपको, कितना था, 2.43 किलोमीटर प्रति सेकंड। यह वेग इतना कम है, मैंने उधर बताया था कि 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड ये होता है उसका गैसों का सामान्य तापीय वेग होता है, सामान्य ताप पर वेग होता है। इतना कम है कि गैसों के अणुओं का तापीय वेग आसानी से इससे अधिक हो जाता है, अतः गैसें चंद्रमा को छोड़ करके उसके गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चली जाती हैं। फलस्वरूप चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। तो बच्चों ये मान याद रखना है, ये 2 ये मान भी आप इससे निकालते हैं, VRMS बराबर होता है √3RT/m। ये सूत्र है आपका, इस सूत्र से वो वेग निकाला जाता है। R गैस नियतांक है, R जो है गैस नियतांक है, और T क्या है, परम ताप है, M क्या है, गैस का अणुभार है। इससे जब निकालते हैं मान सारे रखने के बाद जो है 2.5 आता है, 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड आता है। तो ये जब आएगा बात, तब हम जब लेसन आएगा तब लेसन में बताएंगे। फिलहाल फिलहाल तो आपको ये 2.5 याद रखना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ना चालू करते हैं थोड़ा सा हम। उपग्रह क्या होते हैं, आजकल उपग्रहों के बारे में बहुत जाते हैं हम लोग। सैटेलाइट क्या होते हैं,
चलिए सैटेलाइट जो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं पिंड, उन्हीं को हम सैटेलाइट कहते हैं। तो हम जरा पढ़ लेते हैं। सौर मंडल में सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को तो हम ग्रह कहते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह घूमते हैं। पहले तो 9 गिने जाते थे, लेकिन एक बेचारा बाहर चला गया, हमारी परिभाषा के अनुसार बाहर गया। बाहर नहीं चला गया, परिभाषा के अनुसार बाहर चला गया। तो 8 ग्रह माने जाते हैं। पहले 9 ग्रह थे, जिनकी सूर्य से बढ़ती दूरी इस तरह से, पहले बुध आता है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है और यूरेनस है और नेपच्यून है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ध्यान रखना, ये 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को सौर मंडल से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि उसकी जो है गुण उस सामान्य ग्रहों के गुण से नहीं मिलते थे और बहुत दूर था। चलिए, इन ग्रहों के चारों ओर कुछ पिंड चक्कर लगा रहे हैं। ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंडों को उपग्रह कहते हैं। और चंद्रमा जो है वो क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है, जो लगभग 27.3 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है, मतलब उसकी परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। इस तरह मंडल के 2 उपग्रह हैं और तथा बुध शुक्र ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के जो है वो 2 उपग्रह होते हैं, ध्यान रखना। मंगल के 2 उपग्रह होते हैं, पृथ्वी का एक ही उपग्रह है। अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। ये है कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं। कृत्रिम उपग्रह और उनकी गति। मानव द्वारा जो निर्मित ग्रह पिंड होते हैं, जो ऊपर फेंक दिए जाते हैं, मानव निर्मित उन पिंडों को जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। इन उपग्रहों को पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर आरोपित आकर्षण बल के द्वारा ही प्राप्त होता है। ध्यान रखना बच्चों, पृथ्वी के आकर्षण बल से ही उनको अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। यही उपग्रह प्रक्षेपण का सिद्धांत है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं अब आगे सिद्धांत के अनुसार लेकर के। तो ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये उपग्रह है। जैसे कोई मीनार है, आपने पत्थर फेंका तो पहले जाकर के A1 पे वो पत्थर गिरा है, थोड़ा और वेग से फेंका, ये VO की कक्षीय चाल है। ये थोड़ा और दूर जाकर के गिरा है, थोड़ा और तेजी से फेंका गया तो वो A3 दूरी पे गिरा है। अब और ज्यादा फेंका गया तो ये वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाना चालू कर देता है, यानी इस कक्षा में घूमना चालू कर देता है। इस तरह से पृथ्वी के कक्षीय वेग, पृथ्वी से अगर कक्षीय वेग उसको दे दिया जाए तो पृथ्वी के पास में समीप में ही वो चक्कर लगाना चालू कर देता है। यही सिद्धांत है हमारा उपग्रह प्रक्षेपण का। यानी किसी भी उपग्रह को प्रक्षेपण करना है तो इस तरह के सिद्धांत का हमें पालन करना पड़ता है। चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं बच्चों। ये है उपग्रह की चाल। कितनी चाल होनी चाहिए कि वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दे। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे इसको करते हैं। तो पृथ्वी के परितः किसी निश्चित कक्ष में किसी उपग्रह को स्थापित करने के लिए आवश्यक चाल को कक्षीय चाल कहते हैं। कक्षीय चाल का व्यंजक बहुत ज्यादा पूछा जाता है, VO से दर्शाते हैं इसको। तो कक्षीय चाल का आपको अच्छी तरह से याद रखना है, और कक्षीय चाल का व्यंजक भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो इसको याद करके रखेंगे आप लोग। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत ज्यादा रहता है। चलिए देखते हैं। पृथ्वी के परितः किसी निश्चित कक्ष में कोई उपग्रह जिस चाल से पृथ्वी के परिक्रमा करता है उसे कक्षीय चाल कहते हैं। अब मान लिया हमने m द्रव्यमान है, ये पिंड का जो है m द्रव्यमान है उपग्रह का, पृथ्वी की तल से h ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर कक्षीय चाल VO से परिक्रमा कर रहा है। मान लो पृथ्वी का द्रव्यमान जो है कैपिटल M है, उसकी त्रिज्या कैपिटल R है, तब केंद्र से जो उपग्रह की दूरी स्मॉल r जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? कैपिटल R प्लस H के बराबर हो जाएगी। अब उपग्रह को वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कितना मिलता है? mv²/r होना चाहिए। और ये कहां से मिलेगा? पृथ्वी द्वारा गुरुत्वीय बल से प्राप्त होगा। यानी कि ये जो बल है आपका F बराबर कैपिटल G m स्मॉल m/r², और ये बल आपका दिया हुआ है, ये समीकरण 1 मान लीजिए और ये समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ये दोनों बल बराबर होंगे तभी वो परिक्रमा करनी चालू करेगा। ये यहाँ पे चित्र दिखाया हुआ है, m द्रव्यमान है पृथ्वी का, इसकी त्रिज्या r है, और ये h ऊंचाई पर ये कोई उपग्रह उड़ रहा है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m, और ये कक्षीय चाल है इसकी। तो ध्यान रखना है, ये इसका द्रव्यमान है, ये कक्षीय चाल है, ये इसकी ऊंचाई दी हुई है, और ये पृथ्वी की त्रिज्या है, और ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। इस तरह से चित्र आपको बना के रखना है।
अब समीकरण 1 और 2 से इन दोनों के मान हम बराबर कर देंगे। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ये mvo² बटे r बराबर कितना होगा, कैपिटल जी होगा, कैपिटल एम होगा, स्मॉल एम होगा और अपॉन आर स्क्वायर होगा। एक r और एक r ये कट जाएगा और स्मॉल एम से ये स्मॉल एम भी कट जाएगा, तो vo का मान निकालेंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है हमारे पास। ये आपका आ गया था, ये एम से एम भी कट गया था और एक आर से ये आर भी कट गया था, तो वी ओ का स्क्वायर जो आ गया था वो कैपिटल जी था, कैपिटल एम था, स्मॉल आर था, तो वी ओ बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल आर। अब यहाँ आप लोगों का वैसे सूत्र तो आ चुका है ये, लेकिन फिर भी और चीजें हैं इसमें, क्योंकि एच नहीं आया इसमें। तो आर बराबर क्या था बच्चों आपका, ये एच प्लस आर था, रख दीजिए इसमें, तो वी ओ बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कैपिटल जी एम अपॉन यहाँ हो जाएगा एच प्लस आर। तो ये सूत्र आ गया आपका, मेरे ख्याल से कर सकते हो। अब हम लेते हैं पृथ्वी के समीप। पृथ्वी के समीप जो है वो h का मान 0 हो जाता है, तो रख दीजिए यहाँ पर। h लगभग 0 के बराबर होता है बच्चों, पूरी तरह से 0 नहीं होता, लगभग 0 ले लेते हैं हम इसको। तो वी ओ का मान जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, अंडर रूट जी एम अपॉन आर आ जाएगा। अब इसको जो है हम जरा गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना आपका, अंडर रूट जी एम अपॉन आर स्क्वायर कर दीजिए और कैपिटल आर से यहाँ गुणा कर दीजिए, तो ये स्मॉल जी का मान हो जाता है। कैपिटल स्मॉल जी बराबर होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, रख दीजिए, तो ये रहेगा अंडर रूट जी आर। तो ये आ गया वी ओ। तो ध्यान रखना बच्चों, आपने वी ओ का सूत्र ये निकाल लिया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो संबंध पीछे वीई का जो निकाला था आपने, ये था अंडर रूट 2GR। तो ये भी दोनों ध्यान रखना है, तो इन दोनों में संबंध भी आ जाता है। संबंध आप लोगों को निकालने के लिए बहुत आता है। ये समीकरण नंबर 1 समझिए और ये समीकरण नंबर 2 समझ लीजिए। जरा दोनों को भाग कर देते हैं, वीई बटे वीओ कर दीजिए, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2GR हो जाएगा। और यहाँ कितना है, ये अंडर रूट जी आर है, तो अंडर रूट जी आर अंडर रूट जी आर कट जाएगा, तो वीई बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2VO, यानी कक्षीय वेग का जो है वर्गमूल 2 गुना होता है। यही इन दोनों में संबंध है, किसमें है, कक्षीय वेग और पलायन वेग में संबंध है। ये संबंध भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों, तो थोड़ा सा इसको आप लोग तैयार रखेंगे। चलिए एक बार पुनः देखते हैं पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध। मैंने बताया था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ले लेते हैं। यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी और पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर हो, तो पृथ्वी के तल पर पलायन वेग का ये सूत्र मैंने पीछे भी संबंध करके दिखाया था आपको, वीई बराबर अंडर रूट 2GR। और पृथ्वी के तल के समीप परिक्रमा कर रहे उपग्रह की कक्षीय चाल वीओ बराबर जो है हमने अंडर रूट GR करके दिखाया था। अब क्या करना है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दीजिए। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर द्वितीय भाग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वीई बटे वीओ बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2GR और बटे में अंडर रूट GR। तो ये अंडर रूट GR से ये GR कट जाएगा, कितना बच जाएगा, वीई बटे वीओ बराबर अंडर रूट 2 बच जाएगा। तो वीई का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2VO, यही आपका संबंध है। और इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं, वीओ का मान समीप में जो है आप निकाल सकते हैं, क्योंकि वीई का मान आपको पता है पृथ्वी तल पे कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो उसके अनुसार से रख करके वीओ का मान भी आप निकाल सकते हैं। स्पष्ट है कि पृथ्वी तल के समीप परिक्रमा कर रहे हैं, क्या है, पृथ्वी तल के समीप परिक्रमा कर रहे किसी उपग्रह के वेग को अंडर रूट 2 गुना बढ़ा दिया जाए, तो वह उपग्रह अपनी कक्षा छोड़कर बाहर अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो ये भी एक ध्यान रखना है बच्चों कि अगर किसी भी तरीके से वीओ का मान अंडर रूट 2 गुना, क्योंकि वीई का मान अभी आपने पढ़ा है अंडर रूट 2VO, यानी किसी भी तरह से कक्षीय चाल का अगर अंडर रूट 2 गुना बढ़ा दिया जाए उसका वेग, तो क्या होगा, पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर बाहर चला जाएगा, यानी पृथ्वी को छोड़ के चला जाएगा।
चलिए थोड़ा आगे की ओर बढ़ना चालू करते हैं हम। ये है तुल्यकाली या भूस्थायी उपग्रह किसको कहते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है? ये रहा साइक्रोनस या जियो स्टेशनरी। ये है साइक्रोनस, ये रहा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसी जियो से बनाया गया है, नाम जियो मोबाइल या जियो सिम वगैरह जो आ रहे हैं इसी जियो से दिया है। रुकने वाला है, चलने वाला नहीं, तो स्थायी रहेगा, मतलब मार्केट में टिकने वाला है, इसलिए वो दिया गया था नाम उसका। चलिए, यदि कोई उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के अक्ष के लंबवत भूमध्य रेखीय तल में पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे में पृथ्वी का एक परिक्रमण करता हो तो पृथ्वी के किसी स्थान से देखे जाने पर वह पृथ्वी पर स्थिर दिखाई देगा। ऐसे उपग्रह को तुल्यकाली या भू उपग्रह कहते हैं। ये है तुल्यकाली भू उपग्रह। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये पृथ्वी तल से ऊपर पार्किंग कक्षा की ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पर हम उसको उपग्रह को लाते हैं। तो पहले बच्चों ये हमें आर्टिकल लाना पड़ेगा, ये कहां से आया है इसको देखते हैं पहले हम लोग, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। परिक्रमण काल की पहले परिभाषा की बात करते हैं। तो किसी ग्रह के चारों ओर, मान लिया ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर किसी भी ग्रह को या उपग्रह को पूरा एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे हम परिक्रमण काल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं परिक्रमण काल के लिए सूत्र लगाते हैं। अभी हमने कक्षीय वेग का सूत्र पढ़ा था, कैपिटल जी एम अपॉन स्मॉल आर। तो परिक्रमण काल कैपिटल टी बराबर क्या हो जाएगा? ये परिधि हो जाएगी, परिधि बटे कक्षीय चाल ले लेंगे। चलिए, परिधि जो होती है वो 2 पाई आर होती है बच्चों, और कक्षीय चाल वीओ, वीओ का मान आप रख दीजिए। तो टी बराबर हो जाएगा 2 पाई आर, वीओ का मान ऊपर देखो दिया हुआ है, वो है अंडर रूट जी, कैपिटल जी एम अपॉन कितना है बटे स्मॉल आर। तो जरा इसको और ऊपर ले चलिए, तो ये आ जाएगा 2 पाई, और ये ऊपर जाएगा तो बेचारा इसके अंदर पहुंच जाएगा, इस आर को अंदर पहुंचा देंगे तो कितना हो जाएगा? ये आर क्यूब हो जाएगा और कैपिटल जी एम हो जाएगा। तो ये टी का सूत्र हो गया है। आर का मान आप रख दीजिए, स्मॉल आर बराबर कितना होता है? एच प्लस कैपिटल आर होता है, रख दीजिए। तो टी बराबर कितना हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा एच प्लस आर का क्यूब हो जाएगा, और बटे में कितना होगा? कैपिटल जी और एम जाएगा। तो ये जो है परिक्रमण काल का सूत्र है, ये आपका सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल निकालते हैं। पृथ्वी तल के ऊपर जो पार्किंग कक्षा होती है, यानी जिसमें उपग्रह जो चल रहा होता है, तो ये परिक्रमण काल का मैंने पीछे सूत्र बताया, भी आपको निकाल करके दिखाया, ये वही परिक्रमण काल है। अब इसकी सहायता से ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, तुल्यकाली उपग्रह दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये आपका चल रहा है यहाँ पर, ये आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, जो भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर ही ऊपर घूम रहा है। तो भूमध्य तल की रेखा दिखाई हुई है आपको, यही पार्किंग कक्षा कहलाती है। ये इसी कक्षा में बिल्कुल उसी परिक्रमण चाल से चलता है जिससे कि पृथ्वी चल रही होती है। 24 घंटे में ये भी चक्कर पूरा लगाता है, पृथ्वी भी अपना 24 घंटे में लगाता है। ऐसा लगता है कि वो किसी देश के ऊपर ही है रुका हुआ। अब चलते हैं, इसकी ऊंचाई निकालने का हम प्रयास करते हैं कि हाँ, इस उपग्रह को कितना ऊपर हम रखें कि वो भू उपग्रह ऐसा बन जाए जो क्या हो जाए? तुल्यकाली उपग्रह बन जाए। चलिए देखते हैं इसको टी से, दोनों ओर वर्क कर दीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्क करेंगे तो ये टी का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, बटे में कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ आर प्लस एच की घात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और बटे में जी हो जाएगा। इन सबको इधर भेज देते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? आर प्लस एच की घात 3 बराबर, देखो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा जी हो जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा, टी का स्क्वायर हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब ये r प्लस एच का अगर मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा जी आर स्क्वायर कैपिटल टी स्क्वायर बटे में 4 पाई स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। लेकिन हमें h का मान चाहिए, h बराबर हो जाएगा जी है, आर स्क्वायर है, कैपिटल टी स्क्वायर है, बटे में 4 पाई स्क्वायर है,
और इस पूरे की पावर कितना हो जाएगा 1/3 माइनस का कैपिटल आर इधर आ जाएगा। अब क्या है इसमें हम मान निकालना चाहते हैं, तो मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये h बराबर जो है इसमें मान रखना चालू करेंगे। कितना कितना मान है, g का मान तो 9.8 होता है और पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो 6.4 इंटू 10⁶ होता है। इसका स्क्वायर कर देंगे और परिक्रमण काल जो होता है वो बेचारा 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे को सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 24 गुणा 60 गुणा 60 सेकंड हो जाएगा। तो ये मान यहाँ रखना पड़ेगा, ये हो जाएगा 24 गुणा 60 गुणा 60 और इसका भी वर्ग है बच्चों, ये हो जाएगा वर्ग और बटे में 4 पाई स्क्वायर है। ये 4 पाई स्क्वायर का मतलब हो गया 4 इंटू 3.14, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और इस पूरे की घात जो है वो कितना है 1/3 है और माइनस का जो आर का मान आया है वो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर होगा। तो ये जो है आपका कैलकुलेट करके जब आप लोग निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा आपका 3.600 गुणा 10 की घात 3.6 गुणा 10 की घात 6 मीटर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका, इसको सही कर लीजिए, तो 3600 गुणा 10 की घात 3 मीटर आ जाएगा h का मान। तो h बराबर हो जाएगा आपका कितना 3600 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, इतनी ऊंचाई पर यदि छोड़ दिया जाए हमें किसी उपग्रह को तो वो पृथ्वी के चारों ओर तुल्यकाली उपग्रह के रूप में घूमेगा। तो ये दूरी भी आपको याद रखनी है, इसे अच्छी तरह से निकालना आना चाहिए आपको। ये थोड़ा सा संशोधन करेंगे बच्चों, यहाँ पे 36,000 है ये यानी कि ये 36,000 हो जाएगा यहाँ कितने किलोमीटर, 3600 नहीं 36,000 किलोमीटर पर ये जाके स्थापित होता है। चलिए थोड़ा सा और आगे चीजें देखते हैं। अभी पीछे आप लोगों को ये व्यंजक मैंने करके दिखाया था, अब इसमें जो है पृथ्वी के समीप लेते हैं जरा क्या चाल होती है। पृथ्वी के समीप कक्षीय चाल का जो सूत्र आपने निकाला VO बराबर निकाला √GR, जरा मान रख लेते हैं। तो VO बराबर कितना हो जाएगा √G, G का मान 9.8 होता है और R का मान होता है 6.4 इंटू 10⁶ होता है। तो ये मान कैलकुलेट करने पर आपको निकालना है, तो ये आ जाएगा कितना आएगा आपका, ये मान जो है आपका 7.9 इंटू 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी पृथ्वी के समीप जो है ये अगर को इतना वेग अगर मिल जाता है तो वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना चालू कर देगा। तो ये मान भी आपको याद रखना है। और जो ऊंचाई बताई थी, ऊंचाई कितनी थी तुल्यकाली की 64,000 नहीं कितनी थी पीछे बताई थी मैंने, वही आपको याद रखना है। तुल्यकाली उपग्रह की कुछ शर्तें हैं जिसके अनुसार आप लोगों को काम करना है, ये है तुल्यकाली की शर्तें। तो पहली शर्त देखो क्या है, तुल्यकाली उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के अपने अक्ष के परितः परिक्रमण काल के बराबर होता है, अर्थात कितना होता है 24 घंटे होता है। नंबर सेकंड, इसे ऐसी कक्षा में परिक्रमण कराना चाहिए जिसका तल भूमध्य रेखीय तल में है तथा इसके संरेखीय कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं हो। इस प्रकार तुल्यकाली उपग्रह की कक्षा का तल पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के लंबवत होगा। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर भी है, पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई लगभग कितनी होनी चाहिए 36,000 किलोमीटर होनी चाहिए। ये मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था अभी, ये भी आपको याद होना चाहिए। नंबर 4 है, इस उपग्रह के घूमने की दिशा जो है वो पृथ्वी के घूमने की दिशा में ही होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। चलिए इसका उपयोग क्या होता है देखते हैं, तुल्यकाली उपग्रह के उपयोग क्या है। तो पहला क्या है, वायुमंडल के ऊपरी सतह का अध्ययन करने में होता है। नंबर 2, मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है इसका। नंबर 3, संचार उपग्रह के रूप में, टीवी के रूप में, टेलीफोनों के सिग्नलों को
दुनिया भर में प्रसारित करने के लिए। चलिए नंबर 4 देखते हैं। पृथ्वी की वास्तविक आकृति का पता लगाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 5 उल्का पिंडों के अध्ययन के लिए किया जाता है। नंबर 6 ब्रह्मांड से आने वाली किरणों के अध्ययन के लिए इसको किया जाता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ध्रुवीय उपग्रह क्या होते हैं, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। ध्रुवीय जो ध्रुव के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये आपको ध्रुवीय उपग्रह दिखाई दे रहा है। यहाँ देखो दिखाई दे रहा है आपको। भू उपग्रह तो आपका ये था तुल्यकाली वाला, इधर को था भूमध्य रेखा पे था, ये ध्रुवों की तरफ चक्कर लगाता है एंड टू एस की ओर। ध्रुवीय कक्षा ये आपको दिखाई भी दे रही है जो एस से लिखी हुई है। चलिए इसको देखते हैं। ध्रुवीय उपग्रह उस उपग्रह को कहते हैं जो उस तल में घूमता है जो ध्रुवों से होकर गुजरता है तथा भूमध्य रेखा तल के लंबवत होता है। जिस कक्षा में ध्रुवीय उपग्रह घूमता है उसे ध्रुवीय कक्षा कहते हैं। ध्रुवीय कक्षा की त्रिज्या लगभग 800 या 500 के बीच में है किलोमीटर होती है। चूंकि पृथ्वी भी अपनी अक्ष के पर घूमती है तो ध्रुवीय उपग्रह पृथ्वी के पूरे क्षेत्र का फोटोग्राफ आसानी से ले लेता है, क्योंकि लंबवत घूमता है इसलिए पृथ्वी का पूरा फोटो उसको मिल जाता है। चलिए इस तरह के कुछ उपयोग देख लेते हैं। पर कौन कौन से, एक ISR है, फर्स्ट ए है, फिर IRS है, सेकंड बी है, फिर IRS IC, ऐसे IRS ID है, ऐसी आदि ध्रुवीय उपग्रह हैं जो ध्रुव के चारों ओर लगाते हैं। तो सबसे पहले इसका उपयोग देखते हैं। पहला तो उपयोग क्या है, फसलों के रोगों का पता लगाने में इसका उपयोग करते हैं। नंबर 2 मिलिट्री के शत्रु सेना की जासूसी करने में भी होता है। नंबर 3 भू जल सर्वेक्षण के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। नंबर 4 चंद्रमा, बुध और मंगल के भूतल के मानचित्र बनाने में। नंबर 5 प्रदूषण के स्रोत की जानकारी के लिए। नंबर 6 अवांछित भूमि के नक्शे बनाने में। नंबर 7 अकाल ग्रस्त क्षेत्रों का पता लगाने में, जहां पे सूखा वगैरह पड़ता है वहां पर भी इसका पता लगाते हैं। चलिए उपग्रह की बंधन ऊर्जा के लिए हम बढ़ते हैं जरा। उपग्रह की बंधन ऊर्जा की क्या अवधारणा है ये आपको आज बताया जा रहा है इसमें। तो किसी उपग्रह की दो प्रकार की ऊर्जा होती है। नंबर 1 स्थितिज ऊर्जा होती है और नंबर 2 गतिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा पृथ्वी और उपग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तथा गतिज ऊर्जा उपग्रह की जो गति होती है उसके कारण होता है। तो किसी उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योगफल को उसकी कुल ऊर्जा कहते हैं। चलिए इनको देखना चालू करते हैं जरा। क्या है, मान लिया पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M, उसकी त्रिज्या कैपिटल R, उसके चारों ओर M द्रव्यमान का एक उपग्रह R त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में परिभ्रमण करता है। तब उसकी स्थिति ऊर्जा हम पीछे निकाल चुके हैं और उपग्रह का कक्षीय वेग v हो तो उसकी गतिज ऊर्जा भी हम निकाल लेते हैं k बराबर। अब निकालते हैं कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा वास्तव में होती कितनी है उसकी, तो ये E बराबर ले रहे हैं हम U प्लस k। तो मान रख दीजिए कितना हो जाएगा, U का मान आपका माइनस का G है, M है, स्मॉल r है और k का मान अभी आपका निकाला है ये 1/2 स्मॉल m है, कैपिटल G है, M है, स्मॉल r है। मतलब ये कुल मिलाकर के माइनस का 1/2 कैपिटल G M स्मॉल r बच जाएगा। तो ये कुल ऊर्जा निकल जाएगी आपकी। और इसमें स्मॉल r का मान आप लोग ध्यान रखेंगे कितना होता है स्मॉल r का मान बच्चों। स्मॉल r का मान जो होता है वो स्मॉल h प्लस कैपिटल R होता है। तो E का जो सूत्र आ जाता है वो कितना आ जाता है, माइनस का 1/2 GM अपॉन कितना R प्लस H हो जाएगा। ये कैपिटल R प्लस H होता है, तो ध्यान रखना है, सूत्र को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यदि यह ऊर्जा जो है प्लस में कर दी जाए, यानी कि 1/2 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन स्मॉल R प्लस H, ये जो देखा है ये स्मॉल h प्लस R, यानी ये जो है इस तरह से प्लस की कर दी जाए तो यही बंधन ऊर्जा हो जाती है, बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा के लिए ध्यान रखना, सूत्र आपको जो है वो E की फॉर्म में लिख के दे रहा हूं मैं। कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा GM अपॉन 2R के लिए। R मैंने बता दिया ये स्मॉल r ही होता है, तो जहां कहीं जरूरत पड़ेगी हम उसको ले लिया करेंगे। चलिए जरा बंधन ऊर्जा के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। ये है बंधन ऊर्जा। पृथ्वी के परितः परिक्रमा कर रहे किसी उपग्रह को अपनी कक्षा छोड़कर अनंत में पलायन करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उसकी बंधन ऊर्जा कहते हैं। ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता रहना चाहिए
किसी कक्षा में पृथ्वी के परितः परिक्रमण कर रहे उपग्रह की कुल ऊर्जा, अभी मैंने पीछे बताया था, माइनस का जी एम स्मॉल एम अपॉन 2r था। बच्चों इस आर्टिकल में हर जगह स्मॉल एम छूट गया है मेरा, तो स्मॉल एम आप सही करिए। इसमें स्मॉल एम है, यहाँ पर इसमें स्मॉल एम है, यहाँ पर भी स्मॉल एम है, और यहाँ पर भी स्मॉल एम है। तो स्मॉल एम उपग्रह यानी ग्रह जो भी चल रहा है उसका, यानी पिंड जो है उसका द्रव्यमान यहाँ पे छूटा हुआ था, तो ये आप लोग इसमें सही कर लेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यानी कुल ऊर्जा जो है माइनस का जी एम स्मॉल एम अपॉन 2r होती है। यदि उपग्रह को प्लस का कैपिटल जी एम एम अपॉन 2r ऊर्जा दे दी जाए, यानी इतनी ऊर्जा धनात्मक दे दी जाए, तो क्या होगा, तो उसकी कुल ऊर्जा जो है वो शून्य हो जाएगी। फलस्वरूप क्या होगा, उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर अंतरिक्ष में पलायन कर जाएगा। तो यही उपग्रह की बंधन ऊर्जा होती है। उपग्रह की बंधन ऊर्जा कितनी हो जाएगी, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे 2r। तो ये सूत्र भी आपको अच्छी तरह से याद रखना, पीछे सूत्र में से स्मॉल एम छूट गया था, उसको आप लोग सही कर लेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ना चालू करते हैं हम लोग। उपग्रहों में भारहीनता की स्थिति क्या होती है ये भी जाना। मान लीजिए ये कोई उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है आपका, और इसमें जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसकी प्रतिक्रिया आर इसके ठीक लंबवत ऊपर की ओर काम कर रही है। तो ये प्रतिक्रिया आर हो गई। पृथ्वी का जो ये इसका वो उस पर जो बल है, आकर्षण बल लग रहा है, वो पृथ्वी द्वारा मनुष्य पर लगाया गया ये आकर्षण बल है पृथ्वी के द्वारा। अब ये उपग्रह की कक्षा है, तो हम इसी को हम जरा चर्चा करेंगे सही से, क्या इसमें दिया हुआ है और कैसे हमें करना है इसको। तो ये पहले पढ़ लेते हैं क्या है। किसी वस्तु का भार या अन्य वस्तु द्वारा उस पर लगाए गए प्रतिक्रिया बल के कारण होता है। जब तक प्रतिक्रिया नहीं लगेगी तब तक व्यक्ति को अपना भार महसूस नहीं होता है। यदि किसी विशेष परिस्थिति में प्रतिक्रिया बल का मान शून्य हो जाए तो व्यक्ति को अपना भार शून्य प्रतीत होगा, और यही भारहीनता की स्थिति है। यानी आपको यह सिद्ध करके दिखाना है कि प्रतिक्रिया आर का मान शून्य होता है किसी भी कृत्रिम उपग्रह के अंदर। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं सिद्ध। उपग्रहों में भारहीनता की स्थिति के लिए हमें सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं इसमें। यह है उपग्रहों में भारहीनता की स्थिति के लिए। मान लिया m द्रव्यमान का कोई कृत्रिम उपग्रह r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में v वेग से गति कर रहा है, और द्रव्यमान जो है वो पृथ्वी का कैपिटल m है। तो वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण से ही प्राप्त होता है। तो अभिकेंद्र बल का जो सूत्र होता है वो mv² अपॉन r होता है, और ये जो सूत्र होता है इसका आकर्षण बल का वो होता है कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r स्क्वायर। तो एक r से तो r कट जाएगा आपका, और ये m से ये m कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, v² अपॉन r का मान जो हो जाएगा कैपिटल जी होगा कैपिटल m अपॉन r स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 है। कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम इसको ले लेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ना चालू करते हैं। वो है हमारा अगला टर्न ये कि ये अब यदि ग्रह के भीतर अंतरिक्ष में यात्री जो बैठा हुआ उसका द्रव्यमान m डैश है, तो उस पर भी दो बल कार्य करेंगे। पहला तो होगा प्रतिक्रिया r, और दूसरा क्या होगा, गुरुत्व बल लगेगा। वो होगा आपका कितना, कैपिटल जी होगा कैपिटल m होगा स्मॉल m डैश हो जाएगा, और बटे में r स्क्वायर होगा। तो परिणामी निकाल लेते हैं। परिणामी बल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों के माइनस करने के बराबर, कैपिटल जी एम डैश और बटे में r स्क्वायर माइनस r के, और इसी के द्वारा आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त करेगा। तो आवश्यक अभिकेंद्र बल ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा m डैश v² अपॉन r। अब ये दोनों सारे मान हम बराबर कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m डैश v² अपॉन r बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल जी होगा कैपिटल m होगा स्मॉल m डैश होगा अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा, और r हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। समीकरण 2 को m डैश से भाग देने पर दीजिए। समीकरण 2 को m डैश से भाग देने पर जरा भाग देंगे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा v² अपॉन r हो जाएगा बराबर कैपिटल जी है कैपिटल m है अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का r बटे कितना हो जाएगा, m डैश हो जाएगा। तो ये m डैश हो गया।
यहाँ पर ये आपका मान एक पीछे ध्यान से देखिए जरा, इसमें ये मान मैंने निकाल के दिखाया था, वी स्क्वायर अपॉन आर का मान क्या था, ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये मान जो है वहां रखना चालू करेंगे। चलिए रख करके दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर। ये आपका वी स्क्वायर अपॉन आर का मान कितना था, पीछे से मैंने जो निकाल के दिखाया था, वी स्क्वायर अपॉन आर का मान जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये मान रख दीजिए। इसलिए क्या हो जाएगा, ये कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का आर बटे एम डैश हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी माइनस का आर बटे एम डैश का मान 0 आ गया, इसलिए क्या हो गया, आर बराबर 0। यही भारिमता है। यहां तक आप लोगों को हल करके निकालना पड़ेगा, जिससे कि पूरे मार्क्स आपको मिल सके। चलिए आगे देखते हैं हम लोगों को और क्या दिया हुआ है इसके अंदर। इसका मतलब ये जो आपका मान आ गया था आर बराबर 0, इस प्रकार अंतरिक्ष यात्री पर प्रतिक्रिया बल का मान 0 होता है। फलस्वरूप कृत्रिम उपग्रह में जो भीतर बैठा है व्यक्ति, उसमें भारहीनता की स्थिति में होता है। तो ध्यान रखना आर का मान ही आपको 0 करके दिखाना था। अंतरिक्ष रॉकेट भूमध्य रेखीय तल में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं, क्यों? इसका भी बहुत बड़ा कारण है, कारण आपको दिया हुआ है उत्तर यहाँ पर। क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने ध्रुवीय अक्ष के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अतः पृथ्वी पर स्थित समस्त वस्तुओं के वेग पश्चिम से पूर्व की ओर होते हैं। यह वेग भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, क्योंकि v बराबर आर ओमेगा होता है। सूत्र है v बराबर आर ओमेगा। यहाँ पृथ्वी की त्रिज्या आर है और उसका कोणीय वेग ओमेगा है। जब रॉकेट को पश्चिम से पूर्व की ओर भूमध्य तल में प्रक्षेपित किया जाता है, तो रॉकेट के प्रक्षेपण वेग के साथ साथ रैखिक वेग भी जुड़ जाता है, अतः रॉकेट को प्रक्षेपण करना आसान हो जाता है। यानी अगर ये इधर घूम रही है तो वो भी इधर को ही चलना चालू हो जाता है, तो इसका वेग, कक्षीय वेग और वो वेग दोनों जुड़ जाता है और वो तेजी से जाता है। तो ये हमारा वो था जो प्रक्षेपण करने के लिए रॉकेट की दिशा का निर्धारण करते हैं। चलते हैं, एक प्रश्न और है। उदाहरण दिया हुआ है, ये आपको पृथ्वी तल से पिंड पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ये तो आपको पता ही है। वीई पृथ्वी पे जो है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, ये वैसे आपको याद भी होना चाहिए। अब लेते हैं, यदि किसी अन्य ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी त्रिज्या की आधी है, यानी कि आर डैश का मान निकाल रहे हैं, तो वो पृथ्वी त्रिज्या की आधी यानी आर ई बटे 2 कर दीजिए, तथा उसका द्रव्यमान पृथ्वी का चौथाई है, यानी कि एम जो डैश ले रखा वो एम ई बटे 4 है। तो उस ग्रह पर पलायन वेग का मान कितना होगा? तो पहले हम जीई की बात कर लेते हैं। पृथ्वी पे जीई का मान होता है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, यानी आर ई हो जाएगा, यहाँ एम ई हो जाएगा। अब जी ग्रह पे निकाल के देखते हैं कितना हो जाएगा, कैपिटल जी हो जाएगा, यहाँ एम डैश हो जाएगा और बटे में आर डैश का स्क्वायर हो जाएगा। मान रख देते हैं, कैपिटल जी है, एम का मान कितना है, यहाँ देखो एम ई बटे 4 है, तो एम ई बटे 4 कर दीजिए, और यहाँ कितना है, आर डैश का मान है, ये आर ई बटे 2 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो देखो क्या निकल के आता है, ये तो जी डैश निकल जाएगा इससे। तो जी डैश बराबर कितना आ जाएगा, देखते हैं बच्चों। जी डैश का मान देखिए क्या आ जाएगा, कैपिटल जी हो गया, एम ई हो गया और बट्टे में 4 हो गया, और ये जो हो जाएगा वास्तव में कितना हो जाएगा, आर ई का स्क्वायर, और 4 ऊपर आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो कुल मिलाकर के ये कैपिटल जी एम ई बटे आर ई का स्क्वायर हो गया। तो जी डैश का जो मान वास्तव में है वो जी ई के बराबर ही आ गया। तो चलिए आगे सूत्र लगाते हैं। वी ओ का मान, वी ई डैश निकाल रहे हैं, तो अंडर रूट 2 जी आर डैश होता है, तो मान दे दीजिए आर डैश का यहाँ पर कितना हो जाएगा, बीई का मान हमने जो निकाला है वो अंडर रूट 2 GR है। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो अंडर रूट 2 GR ये कट जाएंगे, तो ये बच जाएगा आपका। तो वीई बटे वीई और ये डैश है बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर डैश बटे आर। तो आर डैश का मान धर दीजिए कितना है, ध्यान रखिए, हम फिर आर ई बटे 2 है, यानी कि आर
ई बटे 2 और यहाँ पर आर ई है तो ये अंडर रूट हो जाएगा, ये दोनों दोनों कट जाएगा तो ये कितना बच जाएगा 1 बटा अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो वी ई डैश बटे वी ई आ गया। तो चलिए इसका मान हम यहाँ निकाल लेते हैं जरा, क्या आ जाएगा। ये वी ई डैश का जो मान आ जाएगा वो 1 बटा अंडर रूट 2 गुणा कितना हो गया वी ई के बराबर, मान रख दीजिए 1 बाई अंडर रूट 2 हो जाएगा और ये कितना हो गया 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब इसको जरा गुणा भाग कर लीजिए तो 11.2 हो गया, अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, अंडर रूट 2 यहाँ आ जाएगा। तो जरा भाग कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पंजे 10 और 2 छक 12 यानी कि 5.6 अंडर रूट 2। तो 5.6 इंटू अंडर रूट 2 का मान जो रखेंगे वो 1.414 रखेंगे। अब ये जो है कुल मिलाकर के कितना आता है देखते हैं इसको गुणा भाग करके। ये जो आ जाएगा 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। चलिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ना चालू करते हैं थोड़ा। ये उदाहरण नंबर 5 है, देखते हैं इसमें क्या है। उपग्रह 3400 किलोमीटर की दूरी पर परिक्रमा कर रहा है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या, ये 3400 किलोमीटर है, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है और स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर है, तो हम देखते हैं परिकक्षीय वेग की गणना करनी है और परिक्रमण काल की गणना करनी है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास वीओ का सूत्र। वीओ का सूत्र ये मैंने पीछे निकाल के दिखाया था, पहले सूत्र को हम बिल्कुल सही कर लेते हैं। तो कैपिटल जी है, एम है, इसका मान जो है आपका स्मॉल आर प्लस एच कर लिए। तो इसको पहले क्या करते हैं हम आर स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा आर स्क्वायर और बटे में आर की जगह हम स्मॉल एच प्लस आर कर देते हैं। चलिए ये बिल्कुल अंडरवुड हो गया पूरा। इसमें ये जो मान जो दिखाई दे रहा है ये आपका स्मॉल जी के बराबर है और ये बाहर निकल जाएगा, तो ये आर बाहर हो गया और अंडरवुड के अंदर कितना बच जाएगा जी बटे में एच प्लस आर बच जाएगा। तो वास्तव में जो सूत्र है वीओ का ये निकल के आया है, इस सूत्र में हमें मान रखना है। चलिए मान रख करके देखते हैं क्या क्या मान आते हैं। यहाँ पर जी का जो मान दिया हुआ है कितना दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है और एच का मान दिया हुआ है 3400 किलोमीटर। इसको बदल देते हैं जरा, 3.4 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो आर 6400 किलोमीटर है यानी 6.4 इंटू 10⁶ मीटर हो जाएगा। चलिए वीओ का सूत्र निकालते हैं। वीओ का सूत्र में रख देते हैं मान 6.4 इंटू 10⁶ है और जी का मान कितना है 9.8 है। इसका मान रख दीजिए जरा। एच का मान कितना है हमारे पास ध्यान दीजिए, ये है 3.4 इंटू 10⁶ है और प्लस का कितना है हमारे पास 6.4 इंटू 10⁶। थोड़ा इसको और हल करना चालू करते हैं तो कितना आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁶ है और ये अंडरवुड में देखो ध्यान से कितना आ जाएगा, ये 9.8 है, नीचे जोड़ेंगे तो भी 9.8 ही आएगा। तो 9.8 इंटू 10⁶ हो जाएगा, ये 9.8 कर जाएगा और ये पावर बाहर जाएगी तो 6.4 इंटू 10⁶ है बटे में कितना आ जाएगा 10⁻³ बच जाएगा। तो ये बचा 6.4, ये 0.4 है बच्चों और गुणा 10 की घात 3 यानी इतने मीटर प्रति सेकंड आने चाहिए। यानी किलोमीटर में अगर निकालें इसको तो वीओ बराबर हो जाएगा 6.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये आपका आंसर हो गया इसका। अब इसमें परिक्रमण काल का जो सूत्र होता है वो वास्तव में हम इसको ऐसे लगा सकते हैं 2 पाई आर बटे वीओ। 2 पाई आर यानी कि ये जाएगा 2 पाई और आर की जगह आर प्लस एच कर लेंगे, कैपिटल आर प्लस एच। पाई इसकी जगह क्या करेंगे कैपिटल आर प्लस एच कर लेंगे और बटे में वीओ। मान रख लेते हैं इसमें जरा कितना आ जाएगा 2 है, पाई का मान 3.14 है और इन दोनों का मान जो जोड़ करके आया वो यहाँ लिखा हुआ है 9.8 इंटू 10⁶ आया था और ये जो वेग निकल के आया था कितना आया था, ये 6.4 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड आ गया था। तो अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। अब जो मान आएगा वही इसका आंसर होगा। ये जो गुणा करके आएगा वो 9616 सेकंड आ जाएगा और इसको घंटे में बदलना है तो 60 गुणा 60 से भाग कर देंगे तो 2.67 घंटे आ जाएगा और यही आपका आंसर। सेकंड तक छोड़ दीजिए कोई बात नहीं इसका, ठीक है।
अब हम चलते हैं भारत के कुछ प्रमुख उपग्रह हैं उनके बारे में लेकर के। तो भारतीय उपग्रह क्या क्या हैं? तो भारत द्वारा प्रक्षेपित विभिन्न उपग्रहों का जो नीचे संक्षिप्त में वर्णन दी जा रहा है, यानी कि जानकारी। सबसे पहला है हमारे पास आर्यभट्ट। आर्यभट्ट उपग्रह जो है ये भारतीय वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों द्वारा जो है बनाया गया था। सबसे पहले बनाया गया प्रथम भारतीय उपग्रह है आर्यभट्ट। ये 19 अप्रैल को जो है 1975 को सोवियत रूस के प्रक्षेपण केंद्र से छोड़ा गया था। इसका जो नाम है वो भारत के सुविख्यात खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इस उपग्रह का भार लगभग जो है 360 किलोग्राम था तथा इसे पृथ्वी के निकट वृत्तीय कक्षा में 549 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया था। इस अभियान के 3 मुख्य लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य क्या था? वायु विज्ञान का प्रयोग करना था। दूसरा था सौर भौतिक का प्रयोग तथा तीसरा क्या था? एक्स किरण खगोल की प्रयोग में था। तो 3 प्रयोग के लिए इसको विस्थापित किया गया था। चलिए अगले वाले को देखते हैं हम लोग। नंबर 2 है भास्कर 1 और 2। भास्कर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। भास्कर फर्स्ट उपग्रह का प्रक्षेपण 7 जून 1979 को, भास्कर सेकंड का प्रक्षेपण 20 नवंबर 1981 को पूर्व सोवियत संघ प्रक्षेपण केंद्र बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र इंटर कॉस्मोस प्रेक्षण यान द्वारा किया गया था। पृथ्वी से इसकी ऊंचाई लगभग जो है 525 किलोमीटर थी तथा इसका भार लगभग 444 किलोग्राम था। इसका क्या उद्देश्य था? जल विज्ञान, हिमगलन, समुद्र विज्ञान एवं वानिकी के क्षेत्र में भू पर्यवेक्षण अनुसंधान करना था। इस उपग्रह का नाम भारत के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गणितज्ञ भास्कराचार्य के नाम से दिया गया था, यानी उनको ही सम्मानित करने के लिए भास्कर फर्स्ट व सेकंड रखा गया था। दोनों ही नाम रखे गए थे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 रोहिणी RS। इस उपग्रह का प्रक्षेपण जो है 10 अगस्त 1979 को भारत द्वारा निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3 द्वारा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया था। यह एक सुदूर संवेदी उपग्रह था। इस उपग्रह का भार लगभग 35 किलोग्राम था, काफी हल्का था। इस श्रृंखला में रोहिणी RS-2 का प्रक्षेपण 18 जुलाई को 1980 को हुआ था। रोहिणी RS-D1 का प्रक्षेपण 31 मई को 1981 तथा रोहिणी RS-D2 का प्रक्षेपण 17 अप्रैल 1983 को किया गया था। इस उपग्रह के प्रक्षेपण का मुख्य लक्ष्य भारत के प्रथम उपग्रह प्रेक्षण यान SLV-3 का परीक्षण करना था। इस श्रृंखला में जिसे IRS श्रृंखला यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सेंस कहते हैं, उपग्रहों का प्रक्षेपण अभी भी जारी है हमारा। चलिए एप्पल का देखते हैं क्या हुआ। एप्पल का जो है एरएनए प्रोजेक्ट पायलट एक्सपेरिमेंट एप्पल के नाम से था। यह भारत का पहला संचार उपग्रह था जिसे भू स्थितिकी कक्षा में स्थापित किया गया। इस उपग्रह को 19 जून 1981 को फ्रेंच युआना के कोरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के जरिए एरियन 4 प्रक्षेपण यान द्वारा भू स्थिर कक्षा में लगभग 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया था। इस उपग्रह का उपयोग राष्ट्रीय संचार व्यवस्था को आधुनिक बनाने में किया गया। एप्पल से प्राप्त तकनीकी का अनुभव ने इनसैट श्रृंखला के निर्माण एवं विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसको इसने निभाया बखूबी। चलते हैं इनसैट की तरफ। इनसैट में क्या हुआ था? इनसैट इंडियन नेशनल सैटेलाइट, ये है इनसैट आपका। इस उपग्रह की श्रृंखला का प्रारंभ 1982 में किया गया था। इनसैट प्रणाली के प्रथम पीढ़ी के 4 उपग्रह कौन कौन से थे? इनसैट 1A था, 1B था, 1C था, 1D था। और द्वितीय पीढ़ी के 5 उपग्रह इनसैट 2A, 2B, 2C, 2D और 2E थे।
और तृतीय पीढ़ी के 5 उपग्रह इनसैट 3A, 3B, 3C, 3D और 3E थे तथा चौथी पीढ़ी के 7 उपग्रहों के प्रक्षेपण की योजना बनाई गई। इनसैट से 4A, 4B, 4C का प्रक्षेपण किया जा चुका है। इस प्रणाली का उपयोग लंबी दूरी के घरेलू दूरसंचार ग्रामीण क्षेत्रों में उपग्रह के माध्यम से सामुदायिक दूरदर्शन के सीधे राष्ट्रव्यापी प्रसारण को बेहतर बनाने, मौसम संबंधी जानकारी, वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भू सर्वेक्षण, सुदूर संवेदन, सूर्य और अंतरिक्ष से आने वाले विकिरणों के अध्ययन के लिए किया जाता है। अब आता है भारतीय दूर संवेदी उपग्रह इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS। इस श्रृंखला के उपग्रह IRS-1A का प्रक्षेपण 17 मार्च 1988 को रूस प्रक्षेपण केंद्र बैकानूर से किया गया। इसका वजन 980 किलोग्राम था। तत्पश्चात उसी प्रक्षेपण केंद्र से 29 अगस्त 1991 को IRS-1B का प्रक्षेपण किया गया था। इस उपग्रह का वजन 904 किलोग्राम था। आगे चलकर भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कौन सा PSLV का निर्माण किया और 22 अक्टूबर 2001 को PSLV C3 द्वारा 3 उपग्रह कौन कौन से TES भारत, BIRD जर्मन एवं PROBA बेल्जियम को एक साथ प्रक्षेपित कर उन्हें उनकी कक्षाओं में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। 12 सितंबर 2002 को PSLV C4 द्वारा लगभग 1000 किलोग्राम द्रव्यमान के पहले मौसमी उपग्रह मेडसैट को रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रक्षेपित किए गए उपग्रह ये दिए गए हैं नीचे। पहला है IRS फर्स्ट ए, IRS फर्स्ट बी, IRS फर्स्ट ई, IRS P2, IRS 1C, IRS P4, IRS P6 आदि को प्रक्षेपण किया गया। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा, जल, भूसागर, सागर, वन आदि का सर्वेक्षण करना था तथा सतत निगरानी करना था। इसके दूर संवेदी तकनीक का उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं आगे क्या करा हुआ है इन्होंने। भू स्थायी उपग्रह ये क्या था और कैसे वर्क करता है? इसका बहुत ज्यादा आजकल नाम होता है जियो सैटेलाइट। आप जियो का सिम जो यूज करते हैं वो इसी उपग्रह की देन है, इसी के नाम पे रखा गया है। तो भू स्थायी उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं इसको, और ये GSAT बोलते हैं इसको। और ये PSLV के निर्माण के पश्चात भारतीय भू वैज्ञानिकों ने भू स्थायी उपग्रह प्रक्षेपण यान जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना लिया था का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की और 18 अप्रैल सन 2001 को इसका यान द्वारा लगभग 154 किलोग्राम भार के GSAT-1 को श्रीहरिकोटा रेंज आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया, किंतु यह उपग्रह असफल हो गया। इसके पश्चात 8 मई 2003 को SLV-D2 का लगभग 1800 किलोग्राम भार के GSAT-2 का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा रेंज से किया गया। संचार उपग्रह GSAT-14 का भी प्रक्षेपण 5 जनवरी 2014 को प्रक्षेपण यान GSLV-D5 की सहायता से श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से किया गया। भू स्थायी उपग्रह का जो ऊंचाई थी लगभग ये 36,000 किलोमीटर ही होती है, इसलिए इसका ध्यान रखना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। इसका उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है। एजुसेट का भी अब ज्यादा इस्तेमाल होने लग गया है। एजुसेट क्या है? देखो आजकल बहुत ज्यादा इसका चर्चा होती है। 20 सितंबर 2004 को शिक्षा के कार्य के लिए समर्पित है। पहले उपग्रह एजुसेट को स्वदेशी प्रक्षेपण यान कौन सा GSLV-F01 की सहायता से भू स्थायी कक्षा में स्थापित किया गया। एजुसेट के माध्यम से शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। नंबर 9 चंद्रयान। चंद्रयान तो आप जानते हैं, चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV C11 की सहायता से किया गया। चंद्रमा पर चंद्रयान 2 का भी प्रक्षेपण किया जा चुका है। दूसरा मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना तथा चंद्रमा पर मानव भेजने की योजना बनाना है।
चलिए, अंतरिक्ष यान के बारे में तो पढ़ लिया हम लोग, अब अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय के बारे में जानिए। ये फर्स्ट जो है वो 30 अप्रैल को जो है 1984 को स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं। नंबर 2, कल्पना चावला, जो रही नहीं अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला थी, जिनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया में शटल के दुर्घटनाग्रस्त होने से हो गई थी। इस तरह से सेक्रीफाइस तो देना ही पड़ता है। इसी के साथ आज का लेसन समाप्त होता है। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। और लाइक तो बनता ही है, कम से कम लाइक भी कर दिया करो इस चैनल को मेरे, जिससे मेरे को पता लगे हाँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है और मैं आगे अच्छी वीडियो और बना करके भेजने का प्रयास करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ।